कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बीटी पे हैं। आज जम्मू भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। जम्मू भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत आपका भी भाई। आज हमने कहा कि लाइव किया जाए जरा कहियार से, और हम जम्मू भाई नागपुर से आए हुए हैं, तो हमने कहा यार नागपुर से आए हैं तो हम मुंबई के बोरीवली से चल के बीटी आते हैं। तो बीटी के सामने ही एक जो है मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट है, जहाँ आप ये बैठे हैं हमको देख रहे हैं। तो मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट से हम आपसे संवाद कर रहे हैं। और हम जम्मू भाई, मुंबई आना कैसा लग रहा है? मुंबई तो आते रहता हूँ और मुंबई कुछ नया है नहीं। और गर्मी मुंबई में ज़्यादा है इस वक्त। चुनाव की भी गर्मी चल रही है। ये गर्मी तो नागपुर फेमस है गर्मी के लिए। लेकिन नागपुर गर्मी के लिए फेमस है, लेकिन मुंबई की गर्मी कुछ और है। पहले इतनी गर्मी और उमस मुंबई में होती नहीं थी, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो ज़्यादा इस वक्त मुंबई में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में इस प्रकार का जो मौसम है ये बहुत घातक मौसम होता है। अच्छा, ये बताइए कि हम सीधा पॉइंट आए हैं, महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है? एग्जिट पोल ने तो बता दिया है कि भाई महायुति की सरकार बनने वाली है। हलोदी बाजार, सट्टा बाजार जिसको कहते हैं, वो भी 40 पैसा महायुति के लिए है और 1 रुपया जो है एनडीए गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन के लिए। आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि खास करके वो तमाम एजेंसी जो हरियाणा के चुनाव में मुंह के बल गिरी, वो सतर्क हो गई। लेकिन सतर्क होने के बावजूद जिस प्रकार का वो प्रोजेक्शन कर रही है, वो प्रोजेक्शन ये कह रही है कि महायुति को उतने सीट मिलेंगे जिससे महाविकास आघाड़ी जो है उनके आमदारों को तोड़ना बहुत आसान होगा, और अंतोगत्वा सरकार महायुति की बनवाने का खेल जो है ये एजेंसीज भी कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब को याद है कि हरियाणा में तमाम जो एजेंसीज थी उन्होंने जिस प्रकार का माहौल बनाया और कहा कि कांग्रेस की आंधी, कांग्रेस का तूफान, कांग्रेस इज गोइंग टू स्वीप द इलेक्शन 75-80, लेकिन कांग्रेस भी उतना क्लेम नहीं कर रही। जो चित्र आया उससे जो पैसा जो कमाना था वो एजेंसी ने तो कमा ली, लेकिन चित्र जो आया कांग्रेस जीत कर भी हार गई। उससे थोड़ा सबक लेकर एक नए तरीके की बात एजेंसीज ने अभी फैलाई है। वो क्या फैलाई है कि महाविकास आघाड़ी जो है जीतेगी, लेकिन बहुत नैरो जो है 145 चाहिए तो 155 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि महाविकास आघाड़ी के जीते हुए आमदार को तोड़ना या टूटना ये महायुति के लिए बहुत आसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा जो है महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा का रिपीटेशन होने वाला है। और जब मैं लोकसभा का रिपीटेशन कह रहा हूँ, लोकसभा में तो जो इंडिया गठबंधन है उसको बहुत सारी सीटें मिली थी, मतलब महायुति कहीं थी ही नहीं। महायुति को 17 और उसको 31। तो इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी को 170 के ऊपर सीटें मिलेगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, हाँ, ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ 170 के ऊपर। हाँ, तो ये एग्जिट पोल वाले 145-50 में झक मार रहे हैं। तो इसलिए झक मार रहे हैं कि वो बताना चाह रहे हैं कि इसके बावजूद महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि 20-25 कभी भी तोड़ लेंगे। 170 में 20-25 नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन ये बताइए कि तोड़ने की बात पे मैं आपसे सवाल करूं कि अडानी सेठ तो फंस गए हैं, अब तोड़ने वाला मामला में तो और फंसेंगे नहीं? देखिए, ये अडानी सेठ जो फंसे हैं, अगर जिस तरीके से तावड़े फंसे हैं
22 तारीख को, या तावड़े को फंसाए हैं 22 तारीख को। अगर अडानी को 21 तारीख को या 22 को फंसा देते, 21 को फंसा देते या 21 को फंस जाते, तो बंबई के अंदर मैं यकीन से कह रहा हूँ कि फडणवीस हो, शिंदे हो, इनके लाले पड़ जाते। इसलिए पड़ जाते कि पूरे महाराष्ट्र में अडानी को लेके लोग जागरूक हो या ना हो, लेकिन बंबई के लोग अडानी के खेल को, मोदी के खेल को बखूबी समझने लगे। और वो ये समझने लगे हैं कि भाई ये जो कटेंगे बटेंगे के चक्कर में एक है तो सेफ है। ये जो नारा आखिरी में अडानी के पूरे परम मित्र जो है वो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी ने लगाया। पूरा बंबई जो इस वक्त जिस मोड़ पे आके खड़ा है, ये एक ऐसी वस्तु बन गई है जिसको बेचा जाए, मतलब कौड़ी के मोल बेचने के लिए आपके नरेंद्र मोदी ललायित है और खरीदार भी तय है अडानी। तो मुंबई के लोग इस बात को समझते हैं कि इस चुनाव का मायने ये है कि अपने आप को बिकने से बचाना, मुंबई को बिकने से बचाना। इसीलिए अगर ये अडानी से 21 तारीख को अगर हो जाते हैं एक्सपोज, तो मुंबई की जो 36 सीटें हैं उस पर शिंदे और फडणवीस के लाले पड़ जाए। अभी तो जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है 24 सीटें जाएगी या 22 सीटें जाएगी उसके पास, महाविकास नहीं, इनको महायुति को, और 14 सीटों के आसपास जो है महाविकास अघाड़ी को। हालांकि ये चौंकाने वाली बात है, मुंबई में पूरा मुंबई गढ़ रहा है कांग्रेस और शिवसेना का। लड़ाई कांग्रेस और शिवसेना में हमेशा रही है। मुंबई में बीजेपी का कुछ नहीं है स्टेट। गुजराती बहुत जो कुछ इलाके हैं वहाँ स्टेट बनता है उसका, लेकिन मूल स्टेट यहाँ पे कांग्रेस और शिवसेना का है। एनसीपी का भी बहुत नहीं है, कुछ पॉकेट्स में एनसीपी है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल दे रहा है 22 सीटें, 36 सीटें हैं तो 22 सीटें महायुति और 14 जो है महागठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी, तो वो चौंकाने वाला मुझे लग रहा है। देखो ये एक खेल और समझ लो जो मुझे अब लगता है कि बहुत खुलकर सामने आ गया। चुनाव और मतगणना के बीच में एक बहुत बड़ा खेल इस देश के अंदर खेला जा रहा है, वो है शेयर मार्केट का। हाँ, शेयर मार्केट। और चुनाव संपन्न होते ही हमारे शेयर मार्केट में एक अलग उत्साह आ जाता है, एक तेजी आ जाती है और लोग धड़ल्ले से फिर शेयर खरीदने लगते हैं। और जैसे ही चुनाव की गिनती शुरू हो जाती है, शेयर मार्केट की चमक जो है वो पसीने में बदल जाती है और पता चला कि आम आदमी कैसी कैसी है। और इस वक्त 20,000 करोड़ से अडानी सेठ के शेयर चुनाव के बाद गिनती के पहले धड़ाम से गिर गया। नहीं, लेकिन इसमें गौर कीजिए, कल शेयर बाजार में शेयर गिरे थे, आज सुबह भी गिरे, लेकिन 11 बजे के बाद शेयर जो है उठ खड़े हुए और वापस पॉजिटिव नोट पे चले गए। ये भी जानिए, वो इसलिए खास करके अडानी ग्रीन एनर्जी जिस पे सबसे ज्यादा ये चर्चा हो रही है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर फिर से चढ़ गए, ग्रीन हो गए। देखो ऐसा है, अडानी का मामला जैसे ही अमेरिका के एक कोर्ट के अंदर से वारंट निकल गया, इस देश की जो सत्ता है वो सत्ता में बेचैनी है। क्योंकि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था चंद मुट्ठीवर पूंजीपतियों के हवाले कर देने से अडानी और अंबानी, इनके उद्योगों में और इनकी दुनिया में थोड़ा सा भी बिगाड़ होगा, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब पूरी देश की अर्थव्यवस्था उनके पास। तो जैसे ही अडानी सेठ के वारंट निकल गए, 2 दिन शेयर मार्केट घुल गया। ऐसा क्या हो गया जो आज बढ़ रहा है? ये बढ़ाने का काम इसलिए है कि देश जो है, देश का कॉन्फिडेंस वो हल ना जाए।
उसकी ये अर्थशास्त्र में बाजार का ये खेल है कि कहीं ना कहीं देश कोलैप्स हो जाता है, देश का कॉन्फिडेंस इसमें खत्म होता है और दुनिया के में जो मैसेज जाता है कि अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम लड़खड़ा गई और अगर लड़खड़ा गई है तो आपका जो करेंसी है वो करेंसी और उसकी कीमत गिर जाती है। तो गिरी है 84 रुपए, कल मैं देख रहा था 84 रुपए 53 पैसे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब 83 था कहाँ पे, 84 से 84.5। मतलब अगर शेयर मार्केट आपका अच्छा कर रहा है तो आपकी करेंसी कमजोर क्यों हो रही है? करेंसी का और शेयर मार्केट से संबंध नहीं है। करेंसी का संबंध है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, करेंसी का संबंध है आपका जीडीपी से, करेंसी का संबंध है आपके रोजगार से। तो ये जो अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के जो बुनियादी पिलर्स है वो पूरे डगमगा गए। अब उसको ऊपर से बचाने की कवायद में एक शेयर मार्केट को इकाई के रूप में या फैक्टर के रूप में ये बाजार व्यवस्था देखती है और इसके लिए बाजार व्यवस्था ये नहीं चाहेगी कि ज्यादा दिन तक शेयर मार्केट लुढ़कते हुए नजर आए और इसीलिए जैसे अडानी सेठ 2 दिन लुढ़का, तीसरे दिन से कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस अगर जनरेट नहीं करेंगे तो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? और नहीं, एक और देखिए, राजीव जैन जो वो एक्यूज्ड हैं अमेरिका में, अमेरिका के जो वारंट निकला है, राजीव जैन जिनके पार्टनर थे, ऑस्ट्रेलिया में उनके शेयर्स भी जो है बहुत तेजी से बढ़े, 13% हाई चलेगा इंट्राडे में। तो 13% बूम का मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी उनके लिए अच्छा खबर। सवाल इस बात का है कि देखो शेयर मार्केट तब बढ़ता है जब शेयर बिकने लगते हैं। पता लगाने की जरूरत है कि इस बीच खरीदार कौन है। तो वो तो सेबी पता लगाए ना, बाकी किसको पता? सेबी का जो मुखिया है वो खुद अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश नहीं हो रहा है, वो खुद ही एक्यूज है। तो हमारे देश की हालत ये है कि जितने दरोगा है वो सारे चोर है। दरोगा ही चोर है, तो चोर का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? किसको पकड़ेंगे? तो देखिए, दरोगा ही चोर है तो चोर का क्या करेंगे? हाँ। खैर वापस हम लौटते हैं इस पर, थोड़ी देर करेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हाँ। ये बताइए कि कौन मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहा है? देखो, कौन मुख्यमंत्री इस वक्त मुझको लगता है कि थोड़ा सा प्री मैच्योर्ड मुद्दा है। कौन आघाड़ी जीतने वाला है वो तो आपने बता दिया। महाविकास आघाड़ी जो है वो 170 के ऊपर लेके जाएगी। 170 के ऊपर लेके जाएंगे। कल आपको 3 बजे रहना है, एकदम पता चलेगा। एकदम रहेंगे। हाँ, एकदम पब्लिक जो है, जो दर्शक देख रहे हैं फिर आपसे सवाल करेंगे। एकदम भाई देखिए, जम्मू भाई बोल रहे हैं और नागपुर से नहीं बोल रहे हैं, मुंबई से बोल रहे हैं। हाँ, ये समझिए। हाँ, जब हम नागपुर से बोलते हैं तब उपराजधानी से बोलते हैं और आज जब हम बोल रहे हैं तो राजधानी से बोल रहे हैं। तो इसमें दम है। हाँ, तो ये एक बड़ा मसला है क्योंकि शिवसेना जो है अंततोगत्वा मुख्यमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा नहीं गया, इसीलिए ये एक बड़ा मसला है कि क्या कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यानी महाविकास आघाड़ी में उभर के आएगी, क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ेगी और क्या उद्धव ठाकरे को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी होगी? ये डिपेंड करेगा। नहीं, लेकिन ये आज मैंने सुबह बात भी की। देखिए कल क्या हुआ डेवलपमेंट कि जब नाना पाटोले ने कहा, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के, हाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस के होंगे। इस पर संजय राउत ने बयान दिया और मीडिया में मैसेज गया और खबर चली कि महाविकास आघाड़ी में दरार। उसके बाद कल शाम में मीटिंग हुई, बाला साहब थोराट, जयंत पाटिल और संजय राउत के बीच मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद तीनों हयात में मीटिंग करके तीनों पहुंचे मातोश्री उद्धव ठाकरे के घर पे। उद्धव ठाकरे के घर पे पहुंचने का मतलब है उद्धव ठाकरे के साथ स्वीकृति है कि आप चीफ मिनिस्टर बनोगे। और जहां कहानी छोड़ी थी, उद्धव ठाकरे जब महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था,
उस समय महाविकास आघाड़ी बड़ी मजबूती से चल रही थी। अगर शिवसेना के लोगों ने ही धोखा नहीं दिया होता तो कांग्रेस से एनसीपी से कोई खतरा नहीं था उसके मुख्यमंत्री होने। और जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा उत्तर ठाकरे का, जबकि कोरोना काल रहा, कोरोना में बद इंतजामिया जो है वो सबको पता है कितनी बद इंतजामिया हुई केंद्र सरकार की तरफ से। नरेंद्र मोदी जी ने अचानक रात में ताली बजाई और कोरोना में बंद कर दिया, है ना, और सड़कों पर निकल गए मजदूर लाखों की संख्या में, कितने मरे। और उसके बाद उद्धव ठाकरे बीमार पड़े, बावजूद इसके वो एड्रेस करते रहे लोगों को, और उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में बेहतरीन काम किया। हिंदुस्तान के जितने स्टेट है सबसे बेहतरीन काम महाराष्ट्र में, कम से कम लोग मरे, लोगों को सुविधाएं मिली। जिस तरह से आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन के लिए, महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं थी, हॉस्पिटलों में ऐसी स्थिति नहीं थी। भोजन के लिए भी जिस तरह की चीजें थी, भोजन भी लोगों को दिए जा रहे हैं। फिर मुसलमानों में जिस तरह का भय रहा, एक हिंदू मुसलमान को लेकर रहता है, उद्धव ठाकरे ने उस भय को भी काटा और उद्धव ठाकरे एक संविधान सम्मत चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करते दिखाई पड़े। कहीं किसी को प्रॉब्लम होती दिखाई नहीं पड़ी। पार्टी गठबंधन के अंदर भी जो है मित्रता का धर्म निभाया जाता रहा, तो उसको कंटिन्यू करने की बात की गई और कहा गया कि अगर हम फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाते हैं तो हम जहां से छूटे थे वहीं से शुरू करेंगे और फिर नई इबारत लिखेंगे, ऐसा मेरे पास खबर है। लेकिन असली खेल दूसरा है जो मुझे लगता है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में असली एनसीपी कौन, इसका फैसला किया, लेकिन लोकसभा के चुनाव ने असली शिवसेना कौन किसकी ये फैसला नहीं कर पाया। उसने दोनों जो धड़े हैं, गठ है, उनको एक दूसरे के बराबर रखा। विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र के अंदर असली शिवसेना का फैसला करने जा रहा है। इस चुनाव में फैसला होगा। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शिवसेना असली कौन है लोकसभा में तय नहीं हुआ? मुझे लगता है, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा में शिंदे का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, 7 सीटें जीती थी, जहां बीजेपी के 23 हुआ करते थे वो 9 पे सिमट गए। लेकिन एनसीपी में तो सीधा हो गया, वहां तो 1 जीते और इधर 9 जीते। शरद पवार जीत गए, वो हार गए। हाँ, तो 1 सीट आई उनको। इसके लिए ये जो फैसला हुआ अब होगा और यहाँ दोनों तरफ से खेल यही होने वाला है। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का खेल उधर होगा, एग्जैक्टली, और इधर उद्धव के चीफ मिनिस्टर बनने का खेल होगा। और दोनों खेल में फिर एक बार देख लेना, निगाहें मेरी ये है कि कहीं शिंदे फूटेंगे या उद्धव फूटेंगे, क्योंकि अंततोगत्वा दोनों को अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को अगर मजबूत करना है, शिवसेना शिंदे भी तब टूटेगी जब उद्धव ठाकरे नहीं बनाएंगे, उद्धव बनेंगे तब, क्योंकि अंततः शिवसेना को मुख्यमंत्री बनवाना है। और उधर अगर शिंदे बनते नजर आ रहे हैं और थोड़ी सी कमी दिख रही है और बीजेपी वाले उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो खतरे की घंटी कुबाटा में भी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए, और शिंदे बने चाहे उद्धव बने। हाँ, सवाल शिंदे और उद्धव पे चला गया। हाँ, इधर महाविकास आघाड़ी में उद्धव के प्रति ज्यादा तकलीफ नहीं है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन महायुति में ये बहुत मुश्किल खेल है कि शिंदे को वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने चुनाव में ऐलान कर दिया था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, और एक और बात आई कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। जो चुनाव के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस आरएसएस चीफ से जाकर मिले और मिल करके क्या बात हुई, आप वहाँ हैं, बताइए तो, गेस कीजिए। देखो, ऐसा है कि नागपुर में हेडक्वार्टर है संघ का, मोहन भागवत जी चुनाव है तो उस समय वो संघ नागपुर में रहे हैं, और देवेंद्र खुद संघ का कार्यकर्ता है, मराठी ब्राह्मण है, और देवेंद्र अक्सर मोहन भागवत से मिलने का काम करते रहते हैं बीच बीच में, और चुनाव के दिन जब मिले हैं
तो ये निश्चित रूप से इसकी चर्चा हुई होगी कि भाई आगे का क्या हो रहा है। मोहन भागवत ने बोले होंगे अपने चेले को, ये देवा, जो मराठी स्टाइल में, तू मुख्यमंत्री होना है कि नहीं। तो फिर उन्होंने बोले होंगे नहीं देख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मुख्यमंत्री तो आप ही को बनना है भाई, 100 साल आ रहे हैं और महाराष्ट्र में जहाँ संघ बना है, पावन ब्राह्मण नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइमेक्स जो है वो क्लाइमेक्स शिंदे और उद्धव के कैंप में ही रहने वाला है, और असली शिवसेना का भी फैसला होगा और मुख्यमंत्री का जो मसला रहेगा उसमें एक बार फिर चाहे शिंदे गठ हो या उद्धव गठ हो, इनके यहाँ टूट का खतरा दोनों में से है। दोनों में। बीजेपी सेफ है। बीजेपी को देखो, बीजेपी की दिक्कत ये है कि सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है, महायुति में सबसे ज्यादा सीटें रहेगी, महाविकास महायुति में। वो अगर शिंदे को बना देते हैं तो भी बड़े बन जाते हैं। देखो हमने बिहार में किया हुआ है, हाँ, वही यहाँ कर दिया। और खुद अगर बनवा लेते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी है तो बंद ही चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपको इस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ, ये 100 साल आपने कहा, आरएसएस का मतलब होता है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद में भी है चित्पावन ब्राह्मणवाद, मराठा मतलब पेशवा। तो अगर नहीं बन ये, मुझे लगता है आरएसएस का पूरा प्रयास होगा कि देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर बने। निश्चित होगा। तो फिर तो शिंदे को टेंशन है। लेकिन सवाल फिर ये भी खड़ा होता है कि शिंदे के विधायक अगर फाड़फूड़ करेंगे तो ईडी सीबीआई तो वही है। देखो अभी उतना आसान नहीं है, स्थितियां बदली हुई है ईडी सीबीआई का, इसलिए कि भाई अगर आप बीजेपी के साथ हो तो ईडी सीबीआई आपको नहीं आएगी, और आप जैसे उद्धव को समर्थन करने चले जाएंगे कुछ विधायक, तो ये खेल होते रहेगा। लेकिन अंततोगत हुआ 5 साल महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री कौन रहा? देवेंद्र फडणवीस रहा। ये 5 साल तो शिवसेना का रहा। तो चाहे उबाटा रहे चाहे शिंदे रहे, पहले तो फैसला ये था ना 2.5 साल का। हाँ, तो नुकसान हुआ बीजेपी को। 2.5 के चक्कर में सब भाई बढ़ गए, लेकिन सरकार तो शिवसेना की रही है। बिल्कुल, यानी जोड़ घटाना करने के बाद राजनीतिक रूप से अगर विचार करें तो 2.5 साल की शिवसेना, 5 साल शिवसेना की सरकार चल गई, इसको नजरअंदाज नहीं कर रही। सही बात। और इसीलिए इस चुनाव के परिणाम के बाद महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि अगर राज्य के नेताओं की बात अगर सुनते हैं तो राज्य के नेताओं में कांग्रेस को लगता है कि अगर हम 60 पार कर जा रहे हैं तो फिर कितने साल मुख्यमंत्री से बाहर रहेंगे। करेक्ट, ये एक सवाल है। दूसरा, अगर राहुल गांधी को समझने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि भाई देखो लार्जर पॉलिटिक्स की बात है, तो मुख्यमंत्री उद्धव को रहने दो, मिनिस्ट्री आप ज्यादा ले दो, आप मिनिस्ट्री में ज्यादा आ जाओ, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी जिस प्रकार से उनकी एक छवि बन गई है, उनको जो मान्यता मिल गई है और एक प्रकार से महाविकास आघाड़ी के वो नेता बन रहे हैं, तो ये एक समझाने का कामकाज होते रहेगा। लेकिन ये भी है, अडानी फैक्टर जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है सरकार बनाने में। इसके लिए शरद पवार की तरफ भी निगाहें हैं, क्योंकि क्या शरद पवार नई सरकार बनने के बाद, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने और उबाटा ने क्लियर कट भूमिका ली कि धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम कैंसिल कर देंगे, शरद पवार ने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला। अब धारावी प्रोजेक्ट अडानी प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने की संभावना है। लेकिन चुनाव का जहाँ तक सवाल है, नतीजों का जहाँ तक सवाल है, रुझानों का जहाँ तक सवाल है, जिन मुद्दों पे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ और 22 तारीख को जिस तरीके से तावड़े का खेल हुआ, उस सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे, लोकसभा का ट्रेंड को अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो महाविकास आघाड़ी
ये कंफर्टेबल मार्जिन से जीतने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं पिटारा कल खुलेगा और जनता का जनादेश सर आंखों पे। हमारे और आपके कहने से थोड़ी अभी पिटारा बदलने वाला है। हम तो एक विश्लेषण कर सकते हैं, एक अंदाज लगा सकते हैं, लोगों से बात करते हैं, उससे कुछ एक अंदाज आता है राजनीति की हवा, राजनीति के अंदाज। क्योंकि इस वक्त महाविकास आघाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया कि छोटे छोटे दलों को भी सीटें दी जो हरियाणा में और मध्य प्रदेश में नहीं दी गई। वामपंथी पार्टियों को करीब करीब 5 सीटें दी, सपा को सीटें दी। तो उसका जो अलायंस का जो एक कैनवास है महाविकास आघाड़ी का, महाराष्ट्र में बड़ा। और ये सारी बातें बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खास करके अलायंस की पॉलिटिक्स में करती है। इसके लिए ये जो 145 और 150 की जो बात हो रही है, ये बहुत कैलकुलेटेड बात है। ये कहीं ना कहीं महायुति को एडवांटेज की बात है ये सब। लेकिन मेरा समझ और मेरा विश्लेषण ये कहता है कि 170 पार कर देगी महाविकास आघाड़ी। अच्छा, ठीक है, ये बताइए अब सही आ रहा है क्या? अगर ये सही है तो फिर मैं ऐसे रखूंगा, फिर गड़बड़ दिख रहा है इसका मतलब। आप मुझे दर्शक आपसे निवेदन है कि आप जरा बतलाइए जी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ। यस, ये करेक्ट है। हम लोग जो बैठे थे अब तक वो उल्टा वहाँ दिख रहा था। तो जी अब कंटिन्यू कीजिए आप। तो इसलिए मैं काफी मतलब इस मामले में मेरी समझ कहती है कि महाविकास आघाड़ी अनेकों कारणों के वजह से 170 पार करने जा रही है। और ये 145 और 155 की जो बात चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक प्लांटेड बात है। महाविकास आघाड़ी को तोड़ने की रणनीति की ओर ये इंगित कर रहा है। और जैसे ही 170 पार करते हैं, टूटने का सवाल नहीं है। महायुति अपने आप धराशायी होने वाली है और अडानी का पैसा फिर कोई काम नहीं आने वाला है। ऐसा है। अच्छा, अब हमारे जो है बरसाते लाल जी नमस्कार, सुरेंद्र तंवर जी नमस्कार, अशोक शर्मा जी नमस्कार। मैं नहीं देख पा रहा था आप लोग का मैसेज, और पहली बार मैं कर रहा हूँ। तो हम ये थे कि हमें लगा कि रोटेट कर दिया तो ज़्यादा सही दिख रहा होगा। अभी देखिए खड़ा मैंने किया है, मतलब हॉरिजॉन्टल की जगह पे स्ट्रेट रखा है, तो आपको दिख रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो है, तो मैं दरअसल ये प्रयोग भी कर रहा हूँ, हालांकि अभी मोनेटाइज नहीं किया है, इसे मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं कहीं भी जाकर के कमरे में बंद रहने के बजाय मुंबई की अलग अलग जगहों पे आपको मुंबई दिखाऊं, और मैं एक अलग तरीके से प्रोग्राम को थोड़ा गति मिले, आप लोगों को भी अच्छा लगे। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ सब लोग नहीं आ पाते हैं, तो वो हम समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमने ये किया। अब देखिए इसमें एक और मुझे समझ में आया कि देखिए भी मैं सोलो हो गया हूँ और एक बटन दबाता हूँ, ये फ्रंट कैमरा है। अब ये देखिए, ये जम्मू भाई हमारे जो है बैक कैमरा में, तो ये बड़ा आ रहा है ना। अच्छा, बरसाती लाल जी कह रहे हैं धनंजय कुमार सीरीज 420 का सीन आ रहा था। तो जम्मू भाई क्या लग रहा है आपको कि जो कल जो हम लोग बैठेंगे, तो कल जो हमको अक्सर हमारे कमेंट में भक्त ला करके लिखते थे, ये रोतड़ अभी जो है 23 तारीख को रोना तुम्हारा और बढ़ जाएगा। तो 23 तारीख को हम लोग रोएंगे या हंसेंगे? हालांकि मैं नहीं मानता हूँ हम रोते नहीं हैं, हम पत्रकार लोग हैं, हम स्थितियां बतलाते हैं। चुनाव जीत हार अपने अलग तरीके से चलता है, हमारा विश्लेषण अलग होता है। जीत हार कैसे होगा वो हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि जो जन समस्याएं हैं, जन मुद्दे हैं, सरकार उस पर किस तरह के सरकार ने एड्रेस किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर सरकार ने उसको सही तरीके से एड्रेस किया है तो सरकार के लिए एंटी इनकम्पेंसी नहीं होगी, उसके प्रो पब्लिक जाएगी। लेकिन अगर सरकार ने ठीक तरीके से काम नहीं किया है तो एंटी इनकम्पेंसी होगी और उसका नुकसान सरकार को होगा। हालांकि जो अनुभव है गुजरात का या हरियाणा का, उल्टा हो गया। आप याद कीजिए जम्मू भाई, गुजरात में जो है अशोक शर्मा जी कह रहे हैं अगला प्रोग्राम चौपाटी से होगा। धनंजय जी बिल्कुल करेंगे हम। ये भी करेंगे, आप सही हैं। मुंबई में ऐसी जगह बहुत अच्छी और उसके लिए 3 बजे नहीं, कोई और टाइम में रखूंगा ताकि हम मुंबई का आनंद ले सके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि जो कल हम लोग जब बैठेंगे तो हम लोग और बेहतरीन तरीके से, जो हम लोग जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा चुनाव के दौरान, हमने जो बात की चुनाव से पहले,
वैसा ही कुछ होगा या कुछ अलग अलहदा आपको दिखाई पड़ सकता है? देखो, दो बातें मैं कह देना चाहता हूँ। आपके जो दर्शकों में से कुछ भक्त भी रहते हैं, कल भक्तों को बहुत रोते हुए हम देखेंगे, कल अंधभक्तों को गालियां बकते हुए देखेंगे, कल अंधभक्तों को मायूस देखेंगे। इसमें मुझे कोई मतलब मैंने शंका और शुबा नहीं है। और स्थितियां बहुत महाविकास आघाड़ी के अनुकूल है। और जनता में भी, मैं भी आज जब मुंबई में बातचीत कर रहा था तो लोग यही कह रहे थे कि भाई यहाँ तो उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ तो उद्धव ठाकरे हैं। तो ये एक लाउड मैसेज था कि यहाँ अगर उद्धव ठाकरे का है का मायने ये है कि महाविकास आघाड़ी। और खास करके बम्बई में कांग्रेस भी अच्छी ताकत रखती है। तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये जब साथ में लड़ रही है तो बम्बई में अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। और इसीलिए ये जो चुनाव के परिणाम आएंगे, ये चुनाव के परिणाम बहुत अनुकूल आएंगे महाविकास आघाड़ी के, बहुत अनुकूल आएंगे संविधान के पक्ष में, बहुत अनुकूल आएगा महाराष्ट्र की जो बेइज्जती जिस महायुति और बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने किए हैं उसके खिलाफ जबरदस्त लोग जो है अपनी भावनाएं मतदान के माध्यम से व्यक्त करने जा रहे हैं, व्यक्त कर चुके हैं। हम कल जब बैठेंगे सुबह 8 बजे के बाद तो मुझको ऐसा लगता है कि हम जिस नज़रिए से घटनाक्रम को समझ रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव को हम समझ रहे हैं, वो समझ काफ़ी हद तक सही बनेगी। जी, हमारे एक साथी हैं बरसाते लाल जी, वो देखिए वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या विदर्भ में कांग्रेस 45 सीटें जीत रही है, ये पूछ रहे हैं बरसाते लाल जी। विदर्भ में क्या लग रहा है आपको? देखो, विदर्भ की 62 सीटें हैं और विदर्भ में एक प्रकार से कांग्रेस ने अपनी पुरानी धरती वापिस पाई है। और मानो या ना मानो, इस वक्त कांग्रेस का अंडर करंट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। इसके लिए विदर्भ में महाविकास आघाड़ी 45 तक चले जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं हमसे कि धनंजय जी, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तब क्या आप उनका इंटरव्यू लेंगे? तो भाई उद्धव ठाकरे बने या कोई बने, मैं तो ले सकता हूँ किसी का, लेकिन मैं थोड़ा सा नेताओं से दूरी रखता हूँ, क्योंकि नेताजी से ज़्यादा परिचय हो जाने के बाद क्या होता है, जनता से आप दूर हो जाते हैं, आम आदमी के सवाल फिर पीछे छूटने लगते हैं। तो मिलना बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को मैं जानता हूँ तब से, जब उद्धव ठाकरे जो है राजनीति में खुल करके नहीं आए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 92-93 की। और जो दोपहर का सामना अखबार है वो लॉन्च करने वालों में से एक मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। मैं और संजय निरुपम हम दोनों आए थे जनसत्ता से और दोनों ने मिल करके अखबार शुरू किया। और बाला साहब ठाकरे से बहुत मीटिंग्स होती थी। उद्धव ठाकरे तब अभी राजनीति में उस तरह से नहीं थे, राज ठाकरे बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय। तो बिल्कुल मिलने जा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हम आम आदमी की समस्याओं को उठा पा रहे हैं। और फिलहाल जो है हम इतना ही आपके साथ, बाकी हम देखते हैं आज कैसा प्रयोग रहा। जम्मू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई में बहुत बढ़िया कॉफ़ी पीते पीते लाइव हमने और आपने बातचीत की धनंजय भाई। ये भी एक नया जिसको कहते हैं कि अनुभव है हमारे लिए, और आपने ये मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे एक साथी हैं फुकरा बॉय, वो कह रहे हैं जम्मू सर को एलिफेंटा घुमाते। अरे भाई, जम्मू सर घूमने नहीं आते हैं। जम्मू भाई यहाँ पे मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि राजधानी है। आप जानते हैं कि ये मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं और मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए आए हैं। और हमें इनसे मिलना ज़रूरी था, इसलिए हम मिलने के लिए आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं रात की सभा में। धन्यवाद।